किस रेट के अंदर सेब आएगा? 80 रुपए प्रति किलो के अंदर क्यों हिमाचल, पूरा कश्मीर क्यों विरोध कर रहा है आपका? आपको पता है बैक एंड से जैसे पहले काले कानून लेके आए थे, आप कैसे आपने यूएसए ट्रेड डील के अंदर बैक एंड से, पता है आपको कितनी सब्सिडी देता है यूएस अपने किसान को? पता है आपको 60 लाख से लेकर 2.25 करोड़? मैं बोलूंगा तो भाग जाएगा। रामराज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जब जो बोलना है, कुछ नहीं आपके पास बोलने को, कुछ नहीं है आपके पास बोलने को। आपके पास रजत जी देखिए, आप अपनी बात को रखिए ना। आपको कौन सिखा सकता है भैया? जिसके आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई हो, जिसके आका की भर्ती घोटाला में सजा हुई हो, वो हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं। आपके आका की रामराज जी, रजत जी देखिए, मेरे को दोनों को म्यूट कराना पड़ेगा, ऐसे चर्चा संभव नहीं है। और रजत जी, आप सिर्फ इस मुद्दे पर बात कीजिए। मैंने तो मुद्दे से उनको कितना पता है कितना नहीं, होके वो अपनी बात को रखेंगे ना, ऐसे चर्चा नहीं होगी ना। मुद्दे से अलग कोई बात, मैंने तो मुद्दे से अलग कोई बात ही नहीं करी। आप बताइए जो ये बातें। देखिए रजत जी, पर्सनल जाएंगे तो फिर चर्चा नहीं होगी। अलग रखे हैं। अच्छा, यूएस की ट्रेड डील किसानों को कैसे खत्म करेगी, वो हमने अलग रखी है। हमने लेबर लॉस की बात करी है, वो अलग रखी है। वर्कर्स की राइट्स की बात करी है, वो अलग रखी है। किसानों की बात करी है, वो अलग रखी है। ठीक है। जो बिजली अमेंडमेंट बिल की बात करी है, वो अलग रखी है। जो आप बिल लेके आए उसी का विरोध हो रहा है। मैंने कौन सी अलग बात रखी है? ठीक है रजत जी, रामराज जी जवाब देना चाह रहे हैं। रामराज जी जवाब दीजिए। इन्होंने टॉपिक के ऊपर एक भी बात नहीं करी, और जिनके आका की भर्ती घोटाला में सजा हो रखी है वो हमारे को ज्ञान बांट रहे हैं। ये टॉपिक है? अगर हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, ये टॉपिक है क्या? आपने भर्ती के बारे में बात किया ना। रामराज जी देखिए, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, ऐसे चर्चा नहीं होगी। मैं आगे बढ़ जाऊंगी। कुलदीप सेंगर की बात, आपको मैंने जवाब देने का मौका दिया है। भर्ती के बारे में ठीक है, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं AISGEF से, सुभाष लांबा जी। देखिए, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, जिस तरीके से अब कर्मचारी सड़कों पर उतर गए हैं और ये पूरा मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है, कुछ मुख्य मांगे रखी जा रही है, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? जी सुभाष जी। देखिए मैडम जी, सबसे पहले तो मेरी इस बात की कड़ी नाराजगी है कि जो इशू हैं आज स्ट्राइक के, उन पर चर्चा होने की बजाय एक योजनाबद्ध तरीके से दाएं बाएं बात को घुमा करके टाइम पास करने की योजना है जी। और आपको भी मतलब एक उसकी बात के लिए दूसरे को म्यूट कर देना चाहिए। जहां तक आज की हड़ताल का मुद्दा है, मतलब हम ये दावा कर रहे हैं पूरे देश में कि लगभग 30 करोड़ मजदूर और कर्मचारियों ने भाग लिया है, और ये वैसे ही भाग नहीं लिया है। और हरियाणा में भी लाखों की संख्या में कर्मचारी और मजदूर ये हड़ताल में पार्टिसिपेट किया है। जो ये बसों की संख्या गिनवा रहे हैं, 1-2 डिपो को छोड़ करके लगभग डिपो में बसें भी बंद रही हैं, चाहे बिजली का सेक्टर है, लोकल बॉडीज हैं, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, P&R, रेवेन्यू, महिला बाल विकास, पंचायत विभाग, सब में कंप्लीटली हड़ताल है और यूनिवर्सिटी बंद है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कहे हुए हड़ताल नहीं है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है, वो खुश हो सकते हैं। जहां तक हड़ताल के मुद्दों का सवाल है, सबसे पहले तो मैं ये बोल रहा हूं कि जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बोलते थे कि भाई बातचीत करनी चाहिए, 2019 के बाद प्रदेश की सरकार ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और मुख्य जो संगठन है, किसी से भी आज तक बातचीत नहीं की है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन है 31 दिसंबर 2025 को कि जिसकी 10 साल की सर्विस हो गई हो, उन सब की कर्मचारियों को, ठेका कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहिए। 8 सप्ताह का समय है, अब तक सरकार ने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। ठेका कर्मचारियों को 58 साल तक कच्चा ही रखने की पक्की गारंटी दे रहे हैं। हमें जॉब सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें रेगुलाइजेशन चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने भी बोला है, उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि वो रेगुलाइजेशन क्यों नहीं कर रही। एक बात। दूसरी बात, आज प्रदेश में पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से 5 लाख से ज्यादा पोस्टें वैकेंट पड़ी हुई हैं। उनको स्थायी भर्ती से भरते हुए बेरोजगार रोजगार देने का जो एजेंडा सरकार का होना चाहिए वो नहीं है। 1.5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज रख रखे हैं, रेगुलर भर्ती उस रेशो में नहीं हो रही है। दूसरी बात, जो लेबर कोड्स की बात है, ये बिल्कुल ठीक साथियों ने फरमाया इस पे। लेबर कोड, हम स्टेक होल्डर एम्प्लॉइज और मजदूर हैं, क्या उनसे बातचीत करके लेबर कोड नहीं बनाने चाहिए? मतलब 3 कृषि कानून बनाएंगे तो किसानों से बातचीत नहीं करेंगे, 29 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाएंगे
तो कर्मचारियों से, मजदूरों से बातचीत नहीं करेंगे। मालूम है क्या है लेबर कोड में? 300 कर्मचारी जो कारखाने में काम करते हैं और मालिक छटनी करेगा तो किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और 90% कारखाने इतने हैं, ऐसे हैं जिसमें 300 से कम की संख्या है, तो छटनी का पूरी तरीके से अधिकार दे दिया है। 8 घंटे की बजाय 12 घंटे काम लिया जाएगा। अगर 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हो तो तीसरे हिस्से के बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन सरकार को बेरोजगारों को रोजगार देने की चिंता नहीं है, पूंजीपतियों की चिंता है कि उनके मुनाफे कैसे बढ़े। और अब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा, रेगुलर भर्तियां उस तरीके से नहीं होगी। तो ये इस तरीके से, और हड़ताल का जो अधिकार है उसको पाबंदी लगाई जा रही है, यूनियन बढ़ाने पर पाबंदी लगाई जा रही है, हड़ताल करने पर जेल की सजा तक प्रोविजन कर रखा है। तो इसका मतलब विरोध जबरदस्त तरीके से हो रहा है। ये जो बिजली संशोधन बिल है, चंडीगढ़ का डिपार्टमेंट यही नजदीक है, कोई मूल्यांकन नहीं किया। 2500 करोड़ की प्रॉपर्टीज है उसकी, कोई मूल्यांकन नहीं किया। 174 करोड़ रुपए बेस प्राइस रख करके 871 करोड़ रुपए में बिजली डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का बेच दिया, जबकि 250 करोड़ का प्रॉफिट हर साल का उसका है। और जिसको बेचा है बीजेपी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड में 125 करोड़ रुपए चंदा दिया है। कोलकाता की वो कंपनी है, उसको आप जांच कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में ये बिजली का निजीकरण किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो निश्चित तौर से सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी खत्म होगी, गरीब की और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। 7.46 पर यूनिट है बिजली, और 16% मुनाफे की गारंटी दी है। 7.5 हार्स पावर का अगर कोई ट्यूबवेल है और 6 घंटे चलेगा तो उसकी 36 यूनिट खर्च होंगी, और 7.46 प्लस उसका 10 रुपए पर यूनिट पड़ेगी। 36 यूनिट खर्च होंगी, 360 रुपए एक दिन का खर्चा आएगा उसका। आप देखेंगे एक महीने का 10,200 रुपए का किसान का बिल आएगा, वो कैसे भर पाएगा उसे। तो पूरी तरीके से जो हमारा ढांचा है, जो प्राइवेट लाइसेंस देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट लोग आएंगे, एक पैसे का इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनको, और मुनाफा ही मुनाफा खरीदेंगे। उससे पहले प्रीपेड स्मार्ट मीटर ले आए हैं, और वो भी प्राइवेट लोगों को ठेका उसका दे दिया है। 4,000 रुपए कीमत नहीं है, 10,000 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। 26 करोड़ कंज्यूमर हैं, 2,60,000 करोड़ का बिजनेस वो भी प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। तो ये बिल मतलब मामला है। अब ये जो पोस्ट वैकेंट पड़ी है उनको नहीं भरा जा रहा। पुरानी पेंशन का सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA तमाम जब ओल्ड पेंशन स्कीम ले सकते हैं, तो इस देश का कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम क्यों नहीं ले सकता? हमारे लिए बोलते हैं कि ये पाप है जो पुरानी पेंशन बहाली कर रहे हैं, खुद उस पाप में भागीदारी कर रहे हैं। ये पुरानी पेंशन का इसमें मामला है। 18 महीने का DA, सरकार का दावा है कि रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन है, तो 18 महीने का DA जो कोविड काल में रोका था वो रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा? आज हमारे जो पेंशनर हैं, पुरानी पेंशन से छेड़खानी की जा रही है। 8वां पे कमीशन जनवरी 2026 से लागू हो जाना चाहिए था, अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। तो ये जो इशू हमारे हैं, तो हाउस रेंट की बात है, 25% ये होने के बाद, महंगाई भत्ता होने के बाद में उसमें बढ़ोतरी होगी स्लैब में, 50% के बाद बढ़ोतरी होगी 10, 20, 30 की। लेकिन हरियाणा सरकार ने आज तक कोई बढ़ोतरी नहीं की है। मतलब किसी भी वर्ग की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम किसको सुनाए बात? जो सरकार, जब प्रवक्ता बोल रहे हैं बीजेपी के बातचीत करनी चाहिए, सरकार बातचीत तक करने को तैयार नहीं है, तो हम बात सुनाए तो किसको सुनाए? तो ये इस तरीके से जो हमारे इशू हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट इशू है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को रेगुलाइजेशन का इशू है, आज हड़ताल पूरी तरीके से कामयाब रही है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, CITU, इंटेक, एटेक, AIUT, UC, बैंक, बीमा, सब में ये हड़ताल कामयाब रही है। इसके बावजूद भी सरकार सत्ता के नशे में अहंकार होकर के ये कहे कि नहीं, हड़ताल का कोई असर नहीं है, तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में इसका असर पड़ेगा। भाजपा को पूरे देश में पार्लियामेंट में 23.5 करोड़ के करीब वोट मिली थी, आज 30 करोड़ के करीब कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे हड़ताल कामयाब नहीं है तो समय बताएगा। और इन मुद्दों को लेकर के आज ये हड़ताल करके इसकी शुरुआत की है, और 1 अप्रैल से अगर ये लेबर कोड लागू करने का प्रयास सरकार ने किया, जैसे घोषणा की है, तो देश का मजदूर और कर्मचारी मिल करके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हड़ताल करने का हमारा शौक नहीं है। और ये जो देवतुल्य जनता है, जिसको तकलीफ नहीं होना देना चाहती सरकार,
उस देवतुल्य जनता की बचाने की ही मांग कर रहे हैं। बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो गरीब के और किसान की पहुंच से बाहर हो जाएगी। ये ठेका प्रथा, प्रदेश का यूथ है जो मेहनत कर रहा है, उसको पक्की नौकरी क्यों नहीं मिल रही? ये सारा का सारा आउटसोर्स ठेका प्रथा लागू क्यों की जा रही है? ये 58 साल तक जॉब सिक्योरिटी के नाम पर परमानेंट कच्चा रखने की गारंटी क्यों दी जा रही है? उनकी नौकरी पक्की क्यों नहीं की जा रही? ये सवाल है जिसको लेकर के आज हड़ताल थी और व्यापक समर्थन मिला है। ऐतिहासिक अभूतपूर्व हड़ताल हुई है। तो सरकार को थोड़ा सा नीचे आकर के इन कर्मचारियों की, मजदूरों की भावनाओं को समझते हुए बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए और सबसे पहले विश्वास बहाल करने के लिए प्रदेश के तमाम प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें। माननीय हाई कोर्ट का फैसला है, उसके बाद एक बातचीत की प्रक्रिया शुरू होती है और फिर आगे माहौल बनता है। इतना ही मैंने कहना। ठीक है सुभाष जी। रामराज जी देखिए, मैं आपसे चाहूंगी आप स्पष्ट जवाब दीजिएगा। आपने अच्छे से सुना सुभाष जी को। साफ तौर पर जिस तरीके से आपकी तरफ से कहा गया, हम चाहते हैं कि बातचीत हो और बातचीत से ही समाधान होगा। सुभाष जी तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई पहल ही नहीं की जा रही है, बातचीत हो ही नहीं रही है, तो समाधान कैसे होगा? जी रामराज जी। देखो, सरकार की तरफ से पहल भी हो चुकी है, पहले भी वार्ताएं हुई हैं और वार्ता जारी है। और जहां तक मुख्यमंत्री जी की बात है, मुख्यमंत्री 2019 से कोई बातचीत नहीं हुई, गलत गुमराह ना करें आप। सुभाष मेरे भाई बात तो सुन ले। अरे मेरे भाई बात तो 2019 से बात नहीं हुई ना, आपकी गलत बात क्यों सुन ले भाई? हमें आप बातचीत की बताओ, फैक्ट बताओ ना, फैक्ट पर बोलिए कि बातचीत ही नहीं होता। 19 के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में बातचीत हुई थी, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है सुभाष जी। रामराज जी बताइए। बोल लिया जी रामराज जी कंटिन्यू कीजिए। ऐसा है, जहां तक इन्होंने ये बात कही है ना ठेका प्रथा वाली, हमारी सरकार ने ठेका प्रथा खत्म कर दी और हम HKRN लेकर आए। पहले ठेकेदार क्या करता था, ये दोनों प्रवक्ता बैठे, इनके टाइम की बात बता रहा हूं मैं। इनके टाइम में ठेका प्रथा होती थी, मुख्यमंत्री हर डिपार्टमेंट का अपने चेते को ठेका दे देता था और वो ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता, 2-4-6 महीने रखता, ना उसका PF ESI जमा कराता, फिर उसको निकाल देता, फिर भर्ती करता, फिर उसको ऐसे निकाल देता। इस प्रथा को हमारी सरकार ने खत्म किया और हम HKRN लेकर आए, कौशल रोजगार निगम हम लेकर आए। और इस कौशल रोजगार निगम में ये वही कर्मचारी हैं जो इनके टाइम में ठेका प्रथा होती थी। ये ठेका प्रथा के बच्चे हैं, ठेकेदारी के बच्चे हैं ये। और दूसरा मैं बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं। इन्होंने उस टाइम में इलेक्शन से पहले जब हमारी पार्टी ने सेकंड टर्म का इन्होंने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, तब इन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए ये हमारे जो ठेका प्रथा वाले बच्चे हैं, आपको बीच में टोक रही हूं, मैं आपके पास आऊंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय पर पिछले करीब 5 महीनों से धरना दे रहे LCLO कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर रोष जताया। यूनियन प्रधान पवन ने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कहा है कि उनकी मुख्य मांग LCLO कर्मचारियों को CPLO में शामिल करने की है। उनका यहां पर कहना है कि इस मांग को लेकर वे पिछले 5 महीनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। इसके बावजूद कोई भी समाधान नहीं हुआ, उनकी मांगों को सकारात्मक तरीके से नहीं लिया गया और कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे मुख्यमंत्री आवास कार्यालय पर भी प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम दोबारा से ज्ञापन सौंपेंगे। 5 महीने से साफ तौर पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, इनकी तरफ से कहा गया और कहा गया कि बार बार हमने अपनी मांग रखी पर कोई समाधान नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा है। हमने अपनी ये मांगे जो है साफ तौर पर सभी के सामने रखी है, उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम बातचीत कर रहे हैं और बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है। ये प्रदर्शन की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सभी एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए नजर आए और अपनी मांगों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं। लघु सचिवालय पर पिछले करीब 5 महीनों से धरना दे रहे LCLO कर्मचारियों ने गुरुवार को एक बार फिर से जोरदार प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर रोष प्रकट किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
एक बार फिर से चर्चा की ओर लौटते हैं। रामराज जी, अपनी बात को आप रख रहे थे, पर सर एक बार इस सवाल का और जवाब दीजिएगा। अब आपने सुना भी होगा, मैंने खबर को सामने रखा, किस तरीके से सर कहा जा रहा है कि 5 महीने से हम लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार का कोई रुख जो है उनकी तरफ देखने को नहीं मिल रहा है, उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। एक बार वो फिर से साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पत्र दोबारा लिखेंगे और सामने इस बात को रखेंगे, और हमने अभी तस्वीरें भी दिखाई प्रदर्शन की। जी रामराज जी। देखो, मैंने आपको बताया, ये हमारी सरकार सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। कर्मचारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, हमारी बहनों हो, चाहे हमारे युवा शक्ति हो, ये सभी वर्गों के लिए सरकार काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। क्षत्रिय बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं। आप इनसे दोनों प्रवक्ताओं से पूछना, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। हमारी सरकार आते ही इस वाद को तोड़ा, और आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा, भाई पूरा हरियाणा का बच्चा मेरा बच्चा है, पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, और मैं अपने परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने कहा, भाई मैं इस व्यवस्था को चेंज करूंगा। उन्होंने चेंज किया, और उस टाइम से मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही हैं। ये हमारी सरकार करी है। डॉक्टर रामराज जी, पर ये मेरा सवाल ही नहीं है। मैंने पूछा ही नहीं आपसे कि किस तरीके से नौकरी मिल रही है, क्या हो रहा है। मेरा सवाल ही था ही नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने बोला कि हम वार्ता करने को तैयार हैं, वार्ता कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, तो प्रदर्शन क्यों हो रहा है? वार्ता जारी है, वार्ता जारी है। इसका समाधान भी जल्दी निकलेगा। और जो इन्होंने ठेकेदारी प्रथा के ऊपर इन्होंने बात कही थी, इनका मैंने जवाब दिया था। ठेकेदारी प्रथा हमारी सरकार ने खत्म करी थी, मैंने पहले भी आपको बताया था। और HKRN हम लेकर आए थे। ये वही बच्चे थे जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जुबान के धनी है, वो एक स्पेशल विधेयक रिटायरमेंट तक इन कर्मचारियों के भलाई के लिए लेकर आए। उनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी, और उन्होंने वायदा किया था, वायदा निभाया, और करीब 1.25 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा हुआ। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, ये जो हमारे भाई लांबा साहब कह रहे थे, इन्होंने ये भी पूछना कि आप तो कर्मचारियों के नेता हैं, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं। मेरे भाई ये भी बता दे, ये दोनों प्रवक्ताओं से पूछ ले, इनके टाइम में भर्तियां कैसे होती है, ये भी पूछ लो। आपका अधिकार है, आप कर्मचारी हितैषी हैं, कर्मचारियों के आप रामराज जी देखिए, चुनाव किस लिए होते हैं? उन्होंने आपको चुना, अब सवाल तो वो आपसे ही करेंगे ना। उनको पिछली सरकार से क्यों सवाल करने हैं? अभी सत्ता में आप हैं, तो सवाल आपसे ही होगा, सवाल पिछली सरकार से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है रामराज जी। INLD से रजत पंजेटा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, अरे हमारी जनता जाग चुकी है।